आप तमाम सभी छात्र छात्राओं का आज के परिचर्चा में बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कल क्लास के अंत में एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। प्रश्न था वर्तमान में SLR कितना प्रतिशत है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने जवाब दिया। अनुराग, संदीप, नाजिया, थानेश्वर, हेमंत, कविता, आलोका, मनोज सर, नीलव मिलन, मुकेश आर्य, मुकेश सिंह, अंजलि प्रिया और रंजना, आप सभी लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा। बहुत सारे छात्र बहुत सक्रिय हो रहे हैं, बहुत हमारे हर निर्देशों को मान रहे हैं। वर्तमान में SLR 18% है। लेकिन एक बात आप लोगों को हम बता दें, क्योंकि अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी को हमेशा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। हो सकता है 2 महीना के बाद, क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी में है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने में होता है और जितने भी बैंक रेट, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसलिए जो आंकड़े बदलेंगे उस पर भी हम लोगों को अपना नज़र बनाए रखना है। चलिए आज के परिचर्चा को सुमन हम लोग चालू करते हैं। हम लोग कल भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीनतम सुधारों पर चर्चा कर रहे थे और उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लिए थे। आज का पहला प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न है, नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन कब किया गया था। हम लोग कल के चर्चा में ये देख चुके थे कि 1991 में 1991 में नरसिम्हम समिति का जो गठन हुआ था, वो नरसिम्हम समिति का जो सिफारिश था, उस सिफारिश के आधार पर इस देश के बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए और उन सुधारों की समीक्षा करने के लिए जरूरत महसूस किया गया कि फिर से जो है सो एक समिति का गठन हो और फिर से नरसिम्हम समिति का ही गठन किया गया, जिसे हम लोग नरसिम्हम समिति द्वितीय के नाम से जानते हैं। क्लियर। और एक बात जानो, जब फिर से समीक्षा करने के लिए नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन हुआ था 26 दिसंबर 1997 को। कब बताओ? 26 दिसंबर 1997 को गठन हुआ था। और एक बात जानो कि नरसिम्हम समिति द्वितीय का जब गठन हो रहा था, उस समय भारत के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। ठीक है, कौन थे वित्त मंत्री? चिदम्बरम साहब थे। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए तात्कालिक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन किया था। ठीक, कब? तो 26 दिसंबर 1997 को। और एक जानकारी हम आपको दे दें कि इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 22 अप्रैल 1998 को। रिपोर्ट कब दिया? 22 अप्रैल 1998 को। क्लियर। हम लोग दूसरे प्रश्न पर आए। दूसरा प्रश्न है, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने निम्न में से कौन सा सिफारिश किया। सुमन, कल भी हम लोग इस बात पर चर्चा किए थे कि इन दिनों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस तरह से बनाया जाता है कि आप उसके संदर्भ में अगर पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आप तुक्का ही लगा पाएंगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर किसी ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हैं तो पूरे तथ्य को, उस संदर्भ में जो पूरा तथ्य है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने निम्न में से कौन सा सिफारिश किया, तो इसका मतलब है कि नरसिम्हम समिति के सारे सिफारिशों को हम लोगों को अपने दिमाग में सेट रखना होगा। देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, सार्वजनिक क्षेत्र में त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा, 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, 8 से 10 तक राष्ट्रीय स्तर के बैंक और तीसरे स्तर पर स्थानीय बैंक। देखो कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो नरसिम्हम समिति 1 जो आया था, या जिस 1991 में जो नरसिम्हम समिति गठित हुआ था, नरसिम्हम समिति के संदर्भ में हम लोग देखे थे कि बैंकिंग संरचना का 4 स्तर का सुझाव दिया था 1991 में। लेकिन जब दूसरी बार नरसिम्हम समिति का गठन हुआ तो ये कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा होना चाहिए। ठीक, त्रिस्तरीय किसमें? नरसिम्हम समिति द्वितीय के सिफारिश में। ठीक, और उसमें कहा कि 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक होना चाहिए,
8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक होना चाहिए और तीसरे स्तर पर स्थानीय बैंक होना चाहिए। क्लियर? तो ये सिफारिश नरसिम्हम समिति द्वितीय ने किया था। अब दूसरा सुन लो, त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचे के लिए बैंकों के पारस्परिक विलय की संस्तुति भी किया था। ये भी सही है कि जो 3 स्तरीय बैंकिंग ढांचा नरसिम्हम समिति द्वितीय ने कहा, वो कहा कि अगर जरूरत महसूस हो तो बैंकों का आपस में विलय कर दिया जाए। विलय का मतलब क्या? 2 बैंकों को मिला देना, 3 बैंकों को मर्ज कर देना, ये विलय है। तो इसकी संस्तुति भी नरसिम्हम समिति ने किया था। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन सुनो, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की त्वरित समीक्षा की संस्तुति किया। ये भी सही है कि नरसिम्हम समिति द्वितीय ने कहा कि जो आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नेशनलाइजेशन एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको त्वरित समीक्षा का मतलब तुरंत समीक्षा की जरूरत बताया नरसिम्हम समिति द्वितीय ने। इसका मतलब ये तीनों जो सिफारिश था बाबू, वो नरसिम्हम समिति द्वितीय ने किया था। अब ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर? हम लोग तीसरे प्रश्न पर आए। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। तीसरा प्रश्न है, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने निम्न में से कौन सा सिफारिश किया? दूसरे प्रश्न जैसा ये भी प्रश्न है, कौन सा सिफारिश है वो ध्यान से सुनना। ए, कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की संस्तुति। बिल्कुल सही है। नरसिम्हम समिति द्वितीय जब आया तो अपने सिफारिश में ये कहा कि अगर बैंक में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो कोई कर्मचारी अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहे, अपने मर्जी से अगर काम छोड़ना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो उसको देने की अनुमति दिया जाए। ठीक, एक गोल्डन हैंडशेक योजना की बात आई। गोल्डन हैंडशेक योजना था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, खुद से जो है सो त्याग पत्र दे देना। क्लियर? ये संस्तुति नरसिम्हम समिति द्वितीय ने किया था। ठीक, दूसरा सुनना, बैंकों की खराब परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड ARF का फुल फॉर्म हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की संस्तुति। ये भी नरसिम्हम समिति द्वितीय ने किया था। और ऑप्शन सी है, बैंकों में त्वरित कंप्यूटरीकरण विस्तार की संस्तुति। नरसिम्हम समिति द्वितीय जो है वो कहा कि बैंकों में जितना जल्द हो पूरी तरह से बैंक कंप्यूटराइज्ड हो जाए। ठीक है, एक जमाना था जब बैंकों में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से काम होता था, तो बैंकों में कंप्यूटरीकरण की भी सिफारिश किया था। इसका मतलब ये तीनों सिफारिश जो है नरसिम्हम समिति द्वितीय ने किया था। इसका मतलब ऑप्शन डी इनमें से सभी सही होगा। क्लियर? अब एक बात जान लो, नरसिम्हम समिति द्वितीय के कुछ सिफारिशों को हम और बता दें ताकि नरसिम्हम समिति द्वितीय ने क्या क्या सिफारिश किया, अगर इस संदर्भ में भी अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकें। नरसिम्हम समिति द्वितीय ने कहा कि बैंकों को अपने एनपीए में कमी करना चाहिए, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में कमी बैंकों को करना चाहिए। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि आखिर गैर निष्पादन परिसंपत्तियां क्या है? नहीं आ रहा है? सोच रहे होगे आखिर ये गैर निष्पादन परिसंपत्ति क्या है? नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स इसको हम लोग कहते हैं। इसको ध्यान से सुनना सुमन, कि जैसे मान लो बैंक जो है वो ऋण बांटता है, कर्ज देता है। ठीक है, बैंक ऋण दिया और उस ऋण पर बैंक को ब्याज भी मिलता है। ठीक है, बैंक कर्ज देता है, बैंकों को उस पर ब्याज मिलता है। अब हम लोग बैंकों के ऐसे ऋण और बैंकों के उस ब्याज को हम लोग गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति कहते हैं, एनपीए कहते हैं, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन और ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों से रोक दिया गया हो।
इसको और आसान से समझो। जैसे मान लो बैंक कर्ज दिया, तो बैंक जो कर्ज दिया वो बैंक के लिए मूलधन था, और उस मूलधन पर बैंक को ब्याज भी मिलता। ठीक है, मान लो बैंक कर्ज दिया और जो मूलधन था वो मूलधन उसको 180 दिनों में नहीं लौटाया गया। ठीक है, जैसे मान लो बैंक ऐसे समझो, मान लो बैंक 5 साल के लिए कर्ज, ठीक, बैंक 5 साल के लिए कर्ज देता है, तो 5वां साल जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैंक का पैसा तो उसको लौटा दिया जाना। जो व्यक्ति लोन लेगा वो बैंक का पैसा लौटा देगा। अगर ऋण की अवधि समाप्त होने के बाद अगर 180 दिन के अंदर अगर वो बैंक को मूलधन नहीं दिया और 365 दिन के अंदर अगर ब्याज नहीं दिया गया, तो वह पैसा, बैंकों का वह मूलधन और बैंकों का वह ब्याज नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आया जी? नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का क्या मतलब था कि बैंक कर्ज दिया, किसी को दिया, सिर्फ 5 साल का कर्ज, वो मूलधन था बैंक, जो मूलधन बैंक का है, और बैंक को जो ब्याज मिलने वाला है, अगर 180 दिन के अंदर उसका मूलधन नहीं लौटा और 365 दिन के अंदर अगर उसका ब्याज नहीं लौटा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ कि 180 दिन के अंदर अगर उसका ब्याज मूलधन वापस आ गया और 365 दिन के अंदर अगर उसको ब्याज भी मिल गया, तो उसको हम लोग परफॉर्मेंस एसेट्स कहेंगे, निष्पादनीय परिसंपत्ति कहेंगे। समझ में आया? तो जो नरसिम्हम समिति द्वितीय है वो क्या कहता है कि बैंकों को अपना एनपीए कम करना चाहिए। ठीक, एनपीए का क्या मतलब ये समझ में आ गया। और दूसरा सिफारिश और भी ये था कि बैंकों को राजनीति से मुक्त करने की सिफारिश किया। कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि बैंक जो है जो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने की सिफारिश कौन किया? नरसिम्हम समिति द्वितीय। क्लियर? अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना और अंतिम प्रश्न है सुमन। ठीक है, देखिए हम एक बात जानते हैं कि जेपीएससी की तैयारी करना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करना, ठीक है, वो एक शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता है सुमन। हर टॉपिक पर, सिलेबस के हर टॉपिक पर बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से हम लोगों को जब लगातार मेहनत करेंगे ना, तब समझो एक लगातार मेहनत के बाद हम लोगों की पूरी बुनियाद जो है मजबूत है। ठीक है, और देखो हमारा एकदम प्रयास है इस चर्चा और परिचर्चा में कि हम उन छात्रों को फोकस किए हैं, उन छात्रों को फोकस किया जाता है हमारी चर्चा में जो एक लंबे समय तक अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखे रहते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने वाले छात्रों को ध्यान में रख करके हमारा ये वीडियो क्लास नहीं बनाया जाता है। जो छात्र लगातार पढ़ रहे होते हैं उन छात्रों को ध्यान में हम रखते हैं और किसी भी टॉपिक को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं कि अगर कहीं से छोटा भी प्रश्न बन सकता है तो उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलो ध्यान से सुनना। प्रश्न है, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने अपने सिफारिश में पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR या CRAR के संबंध में सिफारिश किया। अब सुमन, हम ऑप्शन देने के पहले तुमको हम बता दें कि इस प्रश्न को सही कौन कर पाएगा। जो स्टूडेंट जानेगा कि CAR क्या है या जो जानेगा CRAR क्या है, नहीं, जिसके दिमाग में इसकी समझ होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग समझो कि CAR या CRAR है क्या। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? CRAR का फुल फॉर्म सुनना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। बोलो क्या बोले? CRAR का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ठीक, इसी को हम लोग पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहते हैं। एक बात जानो कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है इसको हम लोग कहते हैं जोखिम भारित परिसंपत्ति भी। ठीक, जोखिम भारित परिसंपत्ति भी। जैसे बैंक जो है, जो ऋण देता है, बैंक जो निवेश करता है, उसका एक भाग
बैंक को अपने पास एसेट्स के रूप में, पूंजी के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सुमन, कि अगर बैंक अपने पास एसेट्स ज्यादा रखे रहेगा, ठीक है, अगर बैंकों के पास एसेट्स अधिक होगा तो जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये जमाना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, दूसरे देशों में घटने वाले आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी हम लोगों के यहाँ पड़ता है। नहीं, बैंकों में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। अगर मान लो बैंक जो है सो डमाडोल स्थिति में आ जाए, बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए, और बैंक के पास अगर एसेट्स बहुत ज़्यादा हो, तो उस एसेट्स को बेचकर बैंक जमाकर्ताओं का पैसा लौटा पाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो जो नरसिम्हम समिति द्वितीय जो था, वो कहा कि बैंक को CAR बढ़ाने की जरूरत है, एनपीए घटाना और CAR बढ़ाना। ठीक, CAR बढ़ने से क्या फायदा होगा बताओ? क्योंकि अगर कभी खराब भी स्थिति होगा तो उस एसेट से जो है सो ग्राहकों के हितों की रक्षा किया जा सकता है। क्लियर? तो नरसिम्हम समिति द्वितीय ने अपने सिफारिश में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को वृद्धि करने की सिफारिश किया था। समझ में आ गया बात? ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। अब हम लोग अपने चर्चा के अंत में एक प्रश्न पूछने की परिपाटी है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट्स के माध्यम से देते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इसी तरह से आप लोग अपने निरंतरता को बनाए रखें। बहुत धन्यवाद।